नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र बीए पार्ट द्वितीय के में जायसी पद्मावत के काव्यगत विशेषताओं पर बात करेंगे। जायसी में विशेष रूप से जो प्रश्न बनते हैं, पहले एक बार मैं आपको प्रश्न बता देता हूं। इसमें जो प्रश्न बनते हैं, जायसी के काव्य सौंदर्य का साधारण विवेचन कीजिए। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है कि जायसी के पद्मावत में चित्रित लौकिक और अलौकिक प्रेम पद्धति को उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा प्रश्न इसमें बनता है, जायसी की प्रेम वर्णन लौकिक पक्ष से अलौकिक पक्ष की ओर संकेत करता जान पड़ता है, साधारण स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न बनता है, जायसी पद्मावत के आधार पर जायसी के विरह वर्णन पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न जो बनते हैं, इन सारे प्रश्नों का एक ही जवाब है और वह जायसी के काव्य सौंदर्य में छिपा हुआ है। जायसी की पद्मावत सामान्य रूप से लौकिक प्रेम से पारलौकिक प्रेम की ओर गमन करती है। भक्ति काल में दो धाराएं प्रवाहित हुई थी, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक कवि कबीर रहे और प्रेम मार्ग के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी रहे। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक प्रेम कथा, हिंदू प्रेम कथा को, हिंदू राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की प्रेम कथा को अपना विषय बनाया और उनके प्रेम में, लौकिक प्रेम में अलौकिकता को आरोपित कर दिया। राजा रत्नसेन हीरामन तोता से रानी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन सुनते हैं। प्रेमासक्त हो रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अपने 16,000 सैनिकों साथियों के साथ सिंगलद्वीप की ओर प्रस्थान करते हैं। उनकी पूर्व पत्नी नागमती रोकने का प्रयास करती है, किंतु प्रेमासक्त राजा रत्नसेन सिंगलद्वीप की ओर चल देते हैं। सिंगलद्वीप पहुंचकर रानी पद्मावती के महल के सामने राजा अपना धूना रमाते हैं। वो समस्त प्रयास करते हैं जो एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए करने चाहिए और अनंतोगत्वा वे रानी पद्मावती को प्राप्त करके आते हैं। अब हम इसको अलौकिक रूप से देखते हैं कि आत्मा जब परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, परमात्मा यहां हीरामन तोता है जो गुरु के रूप में है। आत्मा जब गुरु द्वारा प्रदत्त ईश्वरीय ज्ञान की ओर उन्मुख होती है तो वो अपने परमात्मा, अपने प्रिय को प्राप्त करने के लिए साधना में लीन हो जाती है और साधना की उस पराकाष्ठा पर पहुंचती है जहां उसका ब्रह्म से एकाकार होता है। वही स्थिति है कि उसके बीच में उसे नागमती रूपी विषय वासनाएं रोकती हैं। उस साधना के बीच में अलाउद्दीन खिलजी नामक शत्रु रोकता है। विषय वासनाओं के प्रतीक, सांसारिकता के प्रतीक ये जो बिंदु हैं, ये जो तत्व हैं, ये उस साधक को अपने परमात्मा तक पहुंचने के लिए रोकते हैं। तो एक लौकिक कथा से अलौकिकता की ओर बढ़ना जायसी की सबसे बड़ी विशेषता थी और जायसी पद्मावत का कथानक मूल रूप से इसी भाव से प्रेरित है। अब प्रश्न पैदा होता है कि जायसी की काव्यगत विशेषताएं, जायसी का विरह वर्णन। मैं एक बात बीच में आपको फिर बता दूं कि जायसी का विरह वर्णन जायसी के संयोग वर्णन से ज्यादा सुदृढ़ बना है और किसी भी साहित्य का, किसी भी कवि का विरह वर्णन उसके संयोग पक्ष से अधिक सुदृढ़ होता है, क्योंकि वियोग में जो भावनाएं होती हैं, जो उत्कंठाएं होती हैं, जो उत्सुकताएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वे सारी की सारी शब्दों के रूप में बाहर आती हैं और जब अतिरेक हो जाता है तो आंसुओं के रूप में बाहर आती हैं और वो जो आंसू जब शब्द बनते हैं तो अमर हो जाते हैं। तो जब वियोग श्रृंगार का वर्णन होता है हमेशा, तब वो संयोग से अधिक अच्छा बन पड़ता है। जायसी के साथ भी यही हुआ। तो हम प्रश्न पर चलते हैं। जायसी की काव्यगत विशेषताएं समझने का प्रयास कीजिए। इनमें बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं। जायसी के काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि जायसी का प्रेम जो है, जायसी का जो काव्य है वो
लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर बढ़ता है। तो जायसी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है उसकी अलौकिकता, लौकिक से अलौकिकता। तो हम जब जायसी के प्रेम की बात करते हैं काव्यगत विशेषताओं के साथ, तो काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहला आता है इसके भाव पक्ष का वर्णन, और भाव पक्ष में आता है प्रेम तत्व का निरूपण। जायसी के प्रेम तत्व का निरूपण सूफी साधना पद्धति में हमेशा लौकिक से अलौकिकता की ओर बढ़ा जाता है। ये मैंने अभी आपसे जिक्र किया। जायसी का प्रेम भी लौकिक से अलौकिकता की ओर बढ़ा है। पद्मावती में राजा रत्नसेन एक पात्र है, एक रानी पद्मावती पात्र है, एक रानी नागवती पात्र है, हीरामन तोता है। ये प्रमुख 4 पात्र हैं। बाकी और पात्र हैं लेकिन प्रमुख 4 पात्र हैं। हीरामन तोता गुरु की पदवी पर बैठा है, नागमती विषय वासना और सांसारिकता की प्रतीक है, पद्मावती परमात्मा की प्रतीक है, और राजा रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है। तो ये लौकिक घटनाक्रम के साथ कवि ने अलौकिकता की ओर अपनी कहानी का विस्तार किया है। इसमें प्रेम पथ पर चलते हुए, अत्यंत कठिन कष्टदायी मार्गों से होते हुए, गुजरते हुए, सारे प्रयास करते हुए, आस्था की प्रबलता के चलते अंत में हुए परमात्मा को अर्थात रानी पद्मावती को प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि भले ही प्रेम है कठिन सुहेला, दुई जग तेरा प्रेम जग खेला। भले ही कठिन है लेकिन दोनों जगहों में, दोनों संसार में, लौकिक और अलौकिक में प्रेम का ही खेल है। प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। तो इस बात को जायसी पद्मावत में स्पष्ट करते हैं और प्रेम कथा की तात्विकता का निरूपण वे अपने साहित्य में करते हैं। अगली बिंदु अगला जो इसकी विशेषता है वह है गुरु की महिमा। देखिए, भक्ति काल के प्राय सभी कवियों ने, मैंने पूर्व की वीडियो में भी आपको बताया था, भक्ति काल के प्राय सभी जो संत कवि रहे, भक्त कवि रहे, उनमें एक ये विशिष्ट एक तत्व, एक विशेषता रही गुरु की महिमा का। उनका यह मानना है कि बिना गुरु के संसार में कल्याण नहीं होता। और कबीरदास जी की साखी में बार बार दोहराता हूं, गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए। अर्थात गुरु का स्थान गोविंद से बड़ा है क्योंकि गुरु ने ही गोविंद का परिचय कराया है। जायसी भी इस पद्धति को, इस तत्व को, इस विशेषता को स्वीकार करते हैं और गुरु की महिमा को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, गुरु विरह चिनगी जो मेला, सो सुलगाई ले सो चेला। कि गुरु ने जो एक सपना दिखाया, चेले ने उस चिंगारी को अपने मन में जगाया और उस सपने को पूर्ण किया। अर्थात गुरु ने जिस ओर इशारा किया था, ईश्वर की ओर, परमात्मा की ओर, चेले ने उस ओर प्रस्थान कर दिया। तो गुरु की महिमा यहां गुरु और शिष्य के रूप में, गुरु के रूप में हीरामन तोता है जो रानी पद्मावती के सौंदर्य की अभिव्यक्ति करता है राजा रत्नसेन के सामने, और शिष्य राजा रत्नसेन। तीसरी विशेषता में आता है इसमें रहस्यानुभूति। जायसी का पद्मावत रहस्यों से भरा हुआ एक ग्रंथ है। यह महाकाव्य रहस्यों का भंडार है। इसलिए इसकी सूफी साधना के अनुसार भावनात्मक रहस्यवाद का निखरा हुआ रूप अगर कहीं आपको देखना है तो जायसी की पद्मावत में बहुत अच्छा सा दिखाई देता है। भारतीय अद्वैतता और विशिष्टाद्वैतता के से प्रभावित होकर जायसी ने इस काव्य में रहस्यानुभूति को प्रकाशित किया है। उन्होंने रत्नसेन को आत्मा, पद्मावती को परमात्मा बताते हुए हीरामन तोता के ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए रूप माधुरी में लिपटे शब्दों के माध्यम से वे अनंत प्राकृतिक पदार्थों को अपना हेतु बनाते हुए वे रानी पद्मावती तक पहुंचते हैं। और ये पूरी यात्रा रहस्यात्मक है, ये पूरी यात्रा रहस्यों से भरी है। तो रहस्यानुभूति जायसी पद्मावत की बहुत बड़ी विशेषता है। अगली विशेषता जायसी पद्मावत की भावात्मक विशेषता जो है,
भाव पक्ष की विशेषता वो है विरहानुभूति। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि किसी भी श्रृंगार के या भक्ति के काव्य में, दोहे में, उसके संयोग पक्ष से अधिक उसका वियोग पक्ष मजबूत होता है। जायसी पद्मावत में भी यही हुआ है। जब हीरामन तोता ने रानी पद्मावती को और राजा रत्नसेन को एक दूसरे के बारे में बताया, दोनों के मन में एक दूसरे से के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, लेकिन दोनों बहुत दूर थे, इसलिए दोनों के मन में विरह भावना उद्दीप्त हो गई और विरह भावना के उद्दीपन के साथ राजा रत्नसेन निकल गए रानी पद्मावती को प्राप्त करने। उधर नागमती को जब यह एहसास हुआ कि उसके पति उसे छोड़कर पद्मावती को प्राप्त करने जा रहे हैं, तो नागमती ने भरसक प्रयास किया राजा रत्नसेन को रोकने का। राजा रत्नसेन नहीं रुके तो नागमती का विरह प्रारंभ हुआ और नागमती का विरह वर्णन जायसी की पद्मावत का सबसे श्रेष्ठ पार्ट है। प्रकृति इसमें नागमती के और पद्मावती के राजा रत्नसेन के साथ है। प्रकृति का बहुत खूबसूरत वर्णन हुआ है, विरह के साथ प्रकृति का चोली दामन का साथ। यानी जब विरहानुभूति होती है, जब विरह जागृत होता है तो प्रकृति उसके साथ जुड़ जाती है। तब सुहाना मौसम बारिश का वह भी दाहक लगने लगता है। कोयल की कूक भी कान में चुभने लगती है, पपैया की कूक भी कान में चुभने लगती है। जितने भी शीतलता के मन को आनंदित कर देने वाले प्राकृतिक उपादान हैं, वो सारे के सारे मन को व्यथित करने लगते हैं, कानों को कष्ट देने लगते हैं। ये विरह की सबसे बड़ी विशेषता होती है। चित्त कहीं नहीं लगता, ये विरह की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो जायसी के काव्य में यह बहुत अच्छे से हर पक्ष पे देखने को मिलता है। इसलिए नागमती के विरह वर्णन की जब बात होती है तो नागमती के विरह वर्णन में वेदना स्पष्ट करते हुए कहते हैं जायसी कि जही पंछी के नियर होए कहीं विरह के बात, सोई पंछी जाए जरी तरवरी हो ही नहीं पाए। कि जिस पंछी के सामने बात करते हैं वही पंछी उड़कर चला जाता है और जो पंछी जिस तरवर पर वृक्ष पर बैठता है वो निपत्ता हो जाता है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं उस विरह की बात सुनकर। तो ये विरह की श्रेष्ठता है। जायसी ने प्रकृति का वर्णन में प्रकृति को विरही का व्यक्ति का सहभागी बताते हुए कहा है कि नहीं पावस वही देसरा, नहीं हेवंत बसंत, और न कोकिल ने पपैरा जेहि सुनी आवे कंत। कुछ भी नहीं है, न हेमंत है, न बसंत है, न कोयल है, न पपैया है, जिसको सुनकर कंत अर्थात पति दौड़ कर आए, क्योंकि ये सब विरह में साथ छोड़कर चले गए। तो जायसी का जो विरह वर्णन है वह उसके संयोग वर्णन से बहुत अधिक श्रेष्ठ है। अगली जो विशेषता है वह समन्वयात्मक प्रवृत्ति जायसी के काव्य में अगर आप देखेंगे तो चूंकि जायसी इस्लामिक थे, जायसी इस्लाम धर्म से संबंधित थे, सूफी कवि थे, इसलिए इनके सूफी मत की ओर इनका झुकाव था, स्वाभाविक था। लेकिन इस्लामिक आस्थाओं और मान्यताओं से ये अलग नहीं थे, वे भाव भी इनके काव्य में दिखाई देते हैं। वहीं हिंदू कथानक को इन्होंने उठाया है तो हिंदू धर्म के प्रति इनकी आस्था, इनका प्रेम, इनकी कर्तव्य निष्ठा और सत्यनिष्ठा भी स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए इन्होंने अपने काव्य में दोनों तीनों मतों को समन्वित करने का जो श्रम किया है वह बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है। बहुत अच्छा समन्वय इनके साहित्य में देखने को मिलता है। तो ये जायसी के काव्य की भाव पक्ष की विशेषताएं थी। अब हम कला पक्ष के बारे में बात करते हैं। जायसी का कला पक्ष भी भाव पक्ष की भांति बहुत सुदृढ़ था। सबसे पहले भाषा, सरल, सहज, प्रभामयी अवधि भाषा में जायसी ने अपने पद्मावत का सृजन किया है, पद्मावत को लिखा है। शैली वर्णनात्मक है और उपदेशात्मक है। इसमें वर्णन की प्रचुरता बहुत अधिक देखने को मिलती है। जायसी ने अत्यंत सुंदर और आकर्षक भाषा, सरल भाषा, सहज भाषा, प्रवाहित होने वाली भाषा, समझ में आने वाली भाषा का अपने काव्य में प्रयोग किया है। दूसरा बिंदु, अलंकार योजना। जायसी के काव्य में सहज में अलंकार आए हैं, कहीं उनको आरोपित करने का प्रयास जायसी ने नहीं किया है। उपमा, रूपक, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, विभावना, अतिशयोक्ति आदि सभी अलंकारों का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया है अपने साहित्य में और अपने पद्मावत में। और
इस भाव से अगर देखा जाए तो जायसी अलंकारों का भंडार है, अलंकारों का खजाना है, सारे अलंकारों का इसमें बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। छंद विधान की जहां बात करें तो जायसी ने दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। चौपाई का, रामचरितमानस की तरह चौपाई का इन्होंने बहुत अधिक प्रयोग किया है। पद्मावत में चौपाइयां बहुत अधिक देखने को मिलती हैं और इन्होंने बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से दोहे और चौपाइयों को अपने साहित्य में स्थान दिया है। छंद विधान, रस विधान की बात करते हैं, रस योजना की बात करते हैं तो श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, श्रृंगार और विप्रलंब, दोनों पक्षों का बहुत खूबसूरत, दोनों रसों का बहुत खूबसूरत वर्णन जायसी ने अपने काव्य में किया है। अर्थात इनकी रस योजना विशेष रूप से श्रृंगारिक है, लेकिन इसमें करुण, रौद्र, अद्भुत, शांत आदि, वीर आदि रसों का भी जगह जगह पर अच्छा वर्णन कवि ने किया है। तो जायसी पद्मावत रस योजना की दृष्टि से भी संपूर्णता को लिए हुए एक महाकाव्य है जिसमें सभी रसों का समायोजन हुआ है। अप्रस्तुत विधान भी जायसी के काव्य में बहुत अच्छे से लौकिक से अलौकिकता की ओर जाने वाला जो तत्व है, प्रेम की जो अवधारणा है, वो बहुत खूबसूरत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जायसी का अप्रस्तुत से प्रस्तुत का अच्छा समन्वय उपस्थित हुआ है उनके काव्य में, जो जायसी की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है। तो निष्कर्ष रूप में जब हम बात करते हैं तो जायसी पद्मावत में की जो काव्यगत विशेषताएं हैं, वे विशेषताएं सारी की सारी जायसी की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करती हैं। अब इसी से प्रकृति चित्रण निकलता है, इसी से जायसी का विप्रलंब श्रृंगार निकलता है, इसी के जायसी भावना, विरह वर्णन निकलता है। तो एक ही प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप उपस्थित हो जाते हैं, निकलते हैं। तो जब आप अध्ययन करें तो इस प्रश्न का विस्तार से अध्ययन कीजिएगा ताकि किसी भी रूप में ये प्रश्न आए, आप इसमें से उस प्रश्न के उत्तर को निकालकर प्रस्तुत कर सकें। तो जायसी के और भी मैंने एक दो वीडियो पहले भी बनाए हैं इनसे संबंधित, उनको इसके साथ जोड़कर आप पढ़ेंगे तो जायसी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नमस्कार।